हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 4 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साइंस का भी चैप्टर मैंने सारा पढ़ाया हुआ है और सारे क्वेश्चन आंसर भी कराए हुए हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज मैं कराने जा रही हूँ आपको चैप्टर 2, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर्स, यानी दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, या कह सकते हैं भावुकता, या यानी कि इजी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि किसी दूसरे के प्रति आप कितने मतलब कि चिंतित हैं, उसकी केयरिंग करते हैं, इस तरह कैसा कहा जा सकता है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। मीना सॉ हर 9-year-old सन आनंद मेकिंग ए पेंटिंग। मीना अपने 9 साल के बेटे को एक पेंटिंग बनाते हुए देखती है। She was curious to know who was going to get this piece of art. वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आखिर ये ड्राइंग वो किसके लिए बना रहा है, किसको देने वाला है। Her son told her that it was for his classmate little sister who was a special child. तो उसका बेटा आनंद, देखिए यहाँ पिक्चर में है आनंद, ये देखिए यहाँ इस पिक्चर में देखिए। तो ये उसका बेटा उसको बताता है, अपनी मदर को बताता है कि ये पेंटिंग वो अपने एक क्लासमेट की छोटी बहन के लिए बना रहा है, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है। अब स्पेशल चाइल्ड क्या होता है? जो किसी तरह से मतलब कि फ़िज़िकली, या फिर जैसे कि कोई देख नहीं सकता है या कोई सुन नहीं सकता है, इस तरह से बच्चे होते हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो द एंटायर क्लास वाज बिजी मेकिंग कार्ड, पेपर, चेन, कैप्स, मेक्स फॉर हर 5th बर्थडे टू मेक हर हैप्पी। पूरी की पूरी क्लास उसके 5th बर्थडे पर उसको हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ न कुछ बना रहे हैं। जैसे कोई कार्ड बना रहा है, कोई पेपर का चेन बना रहा है, कोई कैप्स बना रहा है, कोई मास्क बना रहा है। वो जो लिटिल गर्ल है वो चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है और सुन भी नहीं सकती है, लेकिन वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी कैसे दिखाती है? स्माइल करके, क्लैपिंग करके। यानी कि अगर आप उसको कुछ गिफ्ट देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो खुश होती है, तो वो बोल तो नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है और ना चल सकती है, तो उस अपनी खुशी को जाहिर करती है स्माइल करके और क्लैप करके। आनंद के इस उत्तर को सुन के, आनंद का इस जवाब को सुन के उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आनंद, जो हमेशा अपनी छोटी बहन उषा के साथ अपने टॉयज़ को शेयर करने से मना करता था, आज वो किसी एक स्पेशल गर्ल को खुश करने के लिए इतना कंसर्न्ड है, इतना चिंतित है। मीना फील्ड प्राउड ऑफ हर सन। मीना को अपने बेटे पर बहुत ही प्राउड फील होता है। हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं और हम सभी लोग अपनी कुछ न कुछ, किसी न किसी कारण से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अपने आसपास देखिए तो आप पाएंगे कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। हर कोई रेडी है, एवरीवन इज़ रेडी टू होल्ड द हैंड ऑफ ए चाइल्ड। हर कोई इंसान, हर कोई है। जैसे आप भी हैं, अगर बच्चे, तो आप भी कहीं बाहर में किसी से हेल्प मांगते हैं तो कोई ऐसा नहीं कहता कि हाँ तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। तो किसी भी बच्चे का हाथ थामने में, उसकी हेल्प करने के लिए, या किसी ओल्ड पर्सन को रोड क्रॉस करते समय उसकी हेल्प करने के लिए, या फिर बस और ट्रेन में उन्हें सीट देने के लिए, या फिर उनके हैवी बैग्स को कैरी करने के लिए, बैग उनके जो भारी बैग हैं तो बोलते हैं चलिए मैं आपका बैग ले जाता हूँ। तो इसके लिए हर कोई तैयार रहता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई कहता है, बहुत ही कम ऐसा हो सकता है कोई कहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखिए डू यू नो में क्या है? ए सोसाइटी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी क्या है? लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है सोसाइटी। The children develop a caring attitude towards others by watching their parents and other people around them. अब बच्चों के अंदर केयरिंग एटीट्यूड, यानी किसी की केयर करने की जो बिहेवियर है, वो कहाँ से आता है? तो वो उनके अंदर वे अपने पेरेंट्स को देख करके या फिर अपने आसपास के लोगों को देख करके सीखते हैं। चिल्ड्रेन आल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर फ्रेंड्स आल्सो। बच्चे अपने फ्रेंड्स को भी देख करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। नीता का एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है जहाँ सभी के एक दूसरे की केयर और कंफर्ट का ध्यान रखते हैं।
वो जब भी खेलती है, जब भी उसके ग्रैंडफादर रेस्ट कर रहे होते हैं, तो जब वो खेलती है तो बहुत क्वाइटली खेलती है, शांति से खेलती है, शोर नहीं करती है, ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और जितने भी उनके पड़ोस के बच्चे भी उसके साथ खेलने के लिए आए हुए होते हैं, तो वे भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि नीता के जब ग्रैंडफादर सो रहे हैं तो वे नॉइज़ ना करें, शोर ना मचाएं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, लिस्ट 2 गुड हैबिट्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो आपने अपने फ्रेंड से कोई 2 ऐसी हैबिट्स बताइए, अच्छी आदतें जो सीखी हों। तो इसको आप अपने कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने सीखा है वो। आगे है, वसुधा इज़ ए सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर। अब देखिए ये है वसुधा, ये एक सफल फैशन डिज़ाइनर है। उसकी मम्मी एक ऑफ़िस में काम करती है और उसके पापा बैंक ऑफिसर हैं। हर सुबह में वसुधा क्या करती है, अपनी ग्रैंड मदर को नहाती है, फिर खिलाती है, उसकी ग्रैंड मदर शांति आनंद है। उसके बाद वो ऑफ़िस जाती है और शाम में फिर जब वो आती है तो फिर दोबारा वो उन्हें साफ़ करती है और दोबारा से खाना खिलाती है। उनके पेरेंट्स उसके इस केयरिंग बिहेवियर, जो उसकी ग्रैंड मदर के प्रति उसका जो केयरिंग बिहेवियर है, देखभाल करने की जो आदत है, उस पर बहुत गर्व, प्राउड फील करते हैं। वे उसका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। हाउएवर दे हैड नेवर फोर्स्ड वसुधा टू टेक केयर ऑफ हर ग्रैंड मदर। उन्होंने कभी भी वसुधा को उनकी ग्रैंड दादी की देखभाल करने के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन उसने ये सब कहाँ से सीखा? उसने ये सब अपने पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करके सीखा। जो उसके पेरेंट्स अपनी माँ की देखभाल करते थे, तो उसने सीखा और फिर वो भी अपनी दादी की केयर करने लगी। तो इस तरह से उसने अपने पेरेंट्स से देखा, ऑब्ज़र्व किया और नेचुरली उसके अंदर ये सेंस डेवलप हुआ क्या, कि ग्रैंड मदर के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो इस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स से जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर। और किसी भी परिवार में प्यार और केयर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही मजबूत जो हो, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बिल्ड करने के लिए फैमिली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सभी बच्चे शेयर ए स्पेशल बॉन्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। सभी बच्चों का अपने दादा दादी से, ग्रैंड पेरेंट्स से एक स्पेशल लगाव होता है। दे ग्लैडली रन टू गेट स्पेक्टिकल्स। वे खुशी से दौड़ते हुए उनके लिए उनके चश्मे लाते हैं, उनकी दवाइयाँ लाते हैं, या फिर और भी कई चीज़ें जो उनको ज़रूरत होती है, जो चाहते हैं, वो उनके लिए लेके आते हैं। अब देखिए डू यू नो में क्या कहा जा रहा है, मैनी ओल्ड पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग एंड कैन नॉट सी प्रॉपरली, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू असिस्ट देम इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से ही या तो सुन पाते हैं या प्रॉपरली देख पाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी डे टू डे यानी दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटी है, जो काम करते हैं, उनमें हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड द ग्रैंड पेरेंट्स लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रेन। और दूसरी ओर जब बच्चे उनकी इस तरह केयर करते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दौड़ दौड़ के लाते हैं उनके लिए, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, वे भी अपने पोते पोतियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, उनके लिए उनकी फेवरेट फ्रूट्स, टॉय, स्टोरी बुक, ये सब चीज़ें उनके लिए लाते हैं। और दादा दादी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को यानी कि पोते पोतियों को स्कूल ले जाने में, पार्क ले जाने पे, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ उन्हें जाना पसंद हो, वहाँ ले जाके वे बहुत खुश होते हैं कि वे अपने पोते पोतियों को वहाँ ले जा रहे हैं इसलिए। अब नेक्स्ट हमारा है लिविंग इन ए क्वाइट वर्ल्ड, यानी कि एक शांत दुनिया में जीना। अंजलि वाज बोर्न डेफ। अंजलि जन्म से ही कैसी थी? डेफ थी, यानी कि उसको सुनाई नहीं देता था। वो हियरिंग इम्पेयर्ड है। हियरिंग इम्पेयर्ड यानी कि जिसे सुनाई नहीं देता, डेफ मतलब बहरा। शी कांट हियर द नॉइज़। वो कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकती है। द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग। जो भी आवाज़ें होती है या जो लोग बातें करते हैं उसे वो नहीं सुन सकती है। शी डज़ नॉट नो व्हाट इज़ इट लाइक। वो ये नहीं जानती है कि ये कैसा होता है, सुनना कैसा होता है। हाँ, लेकिन वो ये जानती है कि नहीं डेफ कैसा होता है। इट इज़ क्वाइट एवरीवेयर। ये कैसा होता है? तो ये हर जगह एकदम शांत होता है, कुछ भी नहीं सुनाई देता है। वैन शी यूजेज हर हियरिंग एड। जब कभी वो अपना हियरिंग एड यूज़ करती है, हियरिंग एड यानी जो कान में लगाने वाली मशीन होती है, देखिए इस पिक्चर में ये लगा रही है,
जिससे सुना जा सकता है, तो उसका जो वाइब्रेशन होता है ना, वो इतना लाउड उसको लगता है कि जिससे उसे बहुत डिस्टर्ब वो फील करती है। तो वो तुरंत उसे अपने कानों से निकाल देती है, क्योंकि वो बचपन से ही उसने बिल्कुल शांत कोई आवाज़ ही नहीं सुनी, और अब जब वो लगाती है तो उसको बहुत ज़्यादा उससे उसकी वाइब्रेशन से डिस्टर्बेंस होती है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर टॉट द साइन लैंग्वेज। अब जो ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं यानी डेफ बच्चे, उन्हें कैसी लैंग्वेज सिखाई जाती है? साइन लैंग्वेज, यानी इशारों वाली लैंग्वेज। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गेस्चर और माइम यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पीच। ये एक गेस्चर और माइम का ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो कि स्पीच यानी बोलने की जगह पे यूज़ किया जाता है। गेस्चर और माइम मतलब कि इशारे से कुछ सिंबल वगैरह को दिखाना। जैसे कि देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये दिखाया गया है, ए को कैसे दिखाया गया, बी को कैसे, सी को कैसे, इस तरह की लैंग्वेज को वो इस तरह से फिंगर्स वगैरह को मूव करके और इशारों से बात करते हैं। इट इज़ कॉमन एमंग पीपल हु डू नॉट स्पीक। ये वैसे लोगों के बीच कॉमन है जो बोल नहीं सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज और अमंग पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक और हियर। और ये लैंग्वेज वैसे लोगों के बीच कॉमन है जो ना तो बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। The diagram shows the hand movements used in finger spelling और sign language। देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है हैंड्स के मूवमेंट को कैसे कैसे मूव करके क्या क्या फिंगर से कैसे कैसे स्पेलिंग्स वगैरह या साइन बनाए जा रहे हैं साइन लैंग्वेज के लिए। ईच मूवमेंट सिम्बलाइज ए लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। हर एक मूवमेंट जो है फिंगर की वो अल्फ़ाबेट का एक लेटर को सिम्बोलाइज करता है, यानी कि उसका प्रतीक है वो दिखाता है। अब एल लिखना है हमें तो ऐसे फिंगर किया जाएगा, तो इसका मतलब अगर कोई दिखा रहा है ऐसा तो एल है इसका मतलब। दे आर यूज टुगेदर विद गेस्चर फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स और आइडियाज़ विच इनेबल टू हियर इम्पेयर्ड पर्सन टू कन्वर्स विद अदर्स। तो इस तरह से अभी हमने देखा जो साइन लैंग्वेज गेस्चर है और ये जो सिंबल्स हैं अल्फ़ाबेट हैं, इन सब को मिला करके इनको यूज़ करके किया जाता है। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो इनके द्वारा वे अपनी बातों को यानी वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं इसके द्वारा। इन अर्लियर टाइम, पहले के समय में क्या था कि ज़्यादातर लोग ये बिलीव करते थे, ये मानते थे कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं वे लोग कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, इनकेपेबल हैं लर्निंग में, कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते और कभी भी वो किसी भी तरीके से उनको एजुकेट नहीं किया जा सकता है, शिक्षित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकते तो उनको कैसे हम कुछ पढ़ा सकते हैं। बट पेड्रो डे पोंस, लेकिन जो पेड्रो डे पोंस थे स्पेन के एक मॉन्क थे यानी कि साधु थे, वे फर्स्ट ऐसे टीचर हुए जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और फिर 1620 में जुआन पाउल बोनेट एक दूसरे स्पेनिश थे, उन्होंने इनको पढ़ाने के लिए फर्स्ट बुक लिखी थी। द बुक कंटेन्ड ए मैनुअल अल्फ़ाबेट सिमिलर टू द वन यूज टुडे। तो इस बुक में कुछ ऐसे मैनुअल अल्फ़ाबेट लिखे थे जो आज जो यूज़ किए जाते हैं उससे काफ़ी वो सिमिलर थे। हमारा डू यू नो, डेफ पीपल आर ऑल्सो ट्रेन टू मेक साउंड्स एंड रीड द लिप मूवमेंट्स सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। तो जो डेफ पीपल होते हैं, बहरे लोग होते हैं, उनको साउंड की जो साउंड के प्रति उनको ट्रेन किया जाता है कि आवाज़ों को सुन के, यानी लिप की मूवमेंट, यानी अगर कोई बोल रहा है तो वो कैसे कैसे लिप्स को घुमा रहा है, कैसे कैसे बोलते समय उसके ओंठ हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो उसकी मूवमेंट इससे वो क्या कहना चाह रहा है, तो ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। आगे हमारा है लिविंग इन डार्क वर्ल्ड, यानी कि एक अंधेरी दुनिया में। अंधेरी दुनिया यानी किसके लिए होगी अंधेरी दुनिया? तो ब्लाइंड पीपल के लिए होगी। द विजुअल इम्पेयर्ड यानी कि ब्लाइंड पीपल लर्न टू यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू फील एंड एंटिसिपेट। यानी कि जो विजुअल इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो कैसे किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं, कैसे पता करते हैं, तो वो अपना सेंस ऑफ टच यानी टच करने का जो उनका सेंस होता है, टच करके, फील करके या फिर अनुमान लगा करके वो कोई भी चीज़ का पता लगाते हैं। दे रीड बुक्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। वो ऐसी बुक पढ़ते हैं जो हमारी किताबों से अलग होते हैं। द पेजेस ऑफ देयर बुक्स आर थिक। जो उनकी बुक की जो पेजेस होती हैं वो कैसे होती है? थिक होती है, मोटी होती है। और उसके ऊपर के जो रोज़ होते हैं लिखे हुए, जो लाइन्स हैं, जिस तरह ये लाइन में लिखी हुई है ना, इस तरह जो रोज़ होते हैं वो कैसे होते हैं? रेज्ड डॉट होते हैं, यानी उठे हुए डॉट होते हैं। डॉट 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 करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ए लिखा तो इस तरह डॉट करके, और फिर जब वो इसके ऊपर अपने हाथ को चलाते हैं, मूव करते हैं इसके ऊपर रख करके, तो वो इन उभरे हुए डॉट से ये फील करके
टच करके पता लगाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। दीज बुक्स आर रिटन इन ब्रेल, और ये जो बुक्स इस तरह से डॉट डॉट वाले सिस्टम में लिखी हुई है, तो इस बुक को, इस लिखावट को ब्रेल कहा जाता है, ब्रेल लिपि। दे टच द डॉट्स एंड रीऑर्गेनाइज द रिटन वर्ड्स, वे इन वर्ड्स को टच करते हैं, इन डॉट्स को टच करते हैं और उसके बाद रिकॉग्नाइज करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ पे क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से दे रीड बाय रनिंग देयर फिंगर्स ऑन देम, तो इस प्रकार से वे अपने फिंगर्स को इनके ऊपर रन करके, यानी कि इनके ऊपर हाथों को अपना फेरते हुए, हाथ रखते हुए ये पढ़ पाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। डू यू नो, क्या आपको पता है ब्रेल, ब्रेल का इन्वेंशन किसने किया था? तो इसका इन्वेंशन लुइस ब्रेल ने किया था। लुइस ब्रेल जो थे, उनका एक एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली गई, यानी कि वो ब्लाइंड हो गए, लेकिन उनको पढ़ने लिखने का में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट ने उनको इसके लिए तैयार किया कि वो पढ़ने की और लिखने का कोई ऐसा तरीका निकाल सकें जिससे कि वो पढ़ पाएँ, क्योंकि उनकी आंखें चली गई तो वो कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो वो इसके लिए बहुत प्रयास किया उन्होंने और फाइनली उन्होंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जिससे कि वो लिख और पढ़ सकें। और वो क्या था? टचिंग द रेज डॉट्स ऑन पेपर, पेपर के ऊपर उठे हुए डॉट्स को टच करके पढ़ना, और इसी स्क्रिप्ट का नाम ब्रेल है और इनके सम्मान में इसका नाम ब्रेल रखा गया है। लुइस ब्रेल के सम्मान में इस स्क्रिप्ट का नाम ब्रेल रखा गया है। द हियरिंग इम्पेयर्ड और द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन डिज़र्व आवर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट पिटी, तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, बहरे बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे हैं, वो हमारी समझ को डिज़र्व करते हैं कि हम उन्हें समझें, ना कि उन पर दया करें। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू हियर, उनको सुनने की एबिलिटी नहीं है, उनकी देखने की एबिलिटी नहीं है उनकी, बट लेकिन फिर भी अगर उन्हें हम गाइड करें तो वे अपने आसपास और लोगों की तरह भी आराम से मूव कर सकते हैं। दे कैन स्टडी, वे पढ़ सकते हैं और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में भी वे हार्ड वर्क कर सकते हैं। दे कैन प्रूव टू बी यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, वे अपने आप को सोसाइटी का एक यूज़फुल मेंबर प्रूव कर सकते हैं। इफ़ दे आर गिवन प्रॉपर फैसिलिटीज़, अगर उन्हें भी प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, अवसर दिए जाए, उन्हें भी गाइड किया जाए, तो वे भी कर सकते हैं जिस तरह एक हम नॉर्मल पीपल करते हैं। वी मस्ट गिव देम रिस्पेक्ट, हम सभी को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेवर बी अफ्रेड टू आस्क इफ़ दे नीड एनी हेल्प, हमें यह पूछने से कभी नहीं डरें कि क्या उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है। नेक्स्ट, हाउ टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर, अब किसी के प्रति हम सेंसिटिविटी कैसे डेवलप करें? तो ये रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। डू नॉट मेक अनकाइंड रिमार्क्स, कोई भी ख़राब टिप्पणी यानी कोई भी बैड कमेंट उनके प्रति नहीं करना चाहिए, किनके प्रति? जो कि फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि शरीर से किसी तरह से उनमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वैसे बच्चे जो वियरिंग ब्रेसेस पहनते हैं, स्पेशल शूज़ पहनते हैं या स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, उनको। डू नॉट मेक नेगेटिव रिमार्क्स, किसी भी रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के प्रति कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं करना चाहिए, यानी गलत बात नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों से, ओल्डर पीपल से, हर किसी से, स्पेशली सर्वेंट से हमें कैसे बात करनी चाहिए? पोलाइटली बात करनी चाहिए। अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीतने से। आप जीतें चाहे नहीं जीतें, लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहिए। हैव सिंपैथी, यानी पुअर लोगों के प्रति और वैसे लोग जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनके प्रति सिंपैथी रखना चाहिए, यानी दया भाव रखनी चाहिए। शेयर द हाउस होल्ड कोर्स, घर के कामों में हेल्प करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए घर के कामों को। लर्न अबाउट मेडिटेशन, मेडिटेशन के बारे में हमें सीखना चाहिए। इट डेवलप्स एन एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, ये हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करता है जिससे कि हम स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रेस यानी कि तनाव, चिंता, जो कि आज के समय में ज़्यादा देखा जा रहा है लोगों में काफ़ी, तो इसलिए स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमें मेडिटेशन सीखना चाहिए, जो हमारे अंदर ये एबिलिटी डेवलप करेगा कि हम इस स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। गुड सिटीजन्स आफ्टर ऑल मेड एट होम, मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि एक गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक घर में ही बनाया जा सकता है, घर में ही बनता है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और फिर भी अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।